हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। जय माता दी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्वेश्चन पेपर को। इस क्वेश्चन पेपर की डीआई मैंने सॉल्व करवा दी थी। कब का क्वेश्चन पेपर है आप लोगों के सामने है, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है आपका 11 मार्च का। इसके कुछ क्वेश्चंस बाकी थे जो कि मुझे बोला गया कि मैम प्लीज कंप्लीट करवा दो, तो आज मैं वो बाकी के क्वेश्चंस भी आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगी। 11 मार्च 2023। और एक बारी मुझे ये कंफर्म कर दीजिए आप लोगों को जो ऑडियो विजुअल है वो क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप लोग एक बारी कंफर्म करिए जो ऑडियो विजुअल है आप लोगों को प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर हम लोग स्टार्ट करें आज की इस क्लास को। थम्स अप कर दीजिए जल्दी से। यूजीसी नेट पेपर 1 के लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर जो आपका फरवरी मार्च में हुआ था आपके सामने है। स्टार्ट करें सब लोग, जल्दी से एक बारी कंफर्म करो। चलिए यहाँ पर डीआई के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को करवा दिए थे, चलते हैं उसके आगे के क्वेश्चंस के साथ में। कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस भी थे, ठीक है। तो कहाँ पे है, एक मिनट रुकिए जरा सा। कुछ याद रखिएगा, आरसी के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके। दो क्वेश्चन आते हैं पहले, दो आरसी आती हैं आपकी पेपर 2 में, एक आरसी आती है आपकी पेपर जो है 1 में। कभी कभी दो आरसी भी देखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर आपके सामने डीआई का क्वेश्चन 11 मार्च 2023 का मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। आई होप कि आप लोगों ने इसको देखा होगा। यहाँ पर डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के बाद में मैंने ये पीडीएफ भी आज आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगी, टेंशन मत लेना कि पीडीएफ, तो ये पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। बट करना क्या है भाई, लाइक करना है वीडियो को, सब्सक्राइब करना है चैनल को अगर अभी तक नहीं किया। यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, यानी कि हमारे पास जो भी सोशल मीडिया से जुड़ी हुई चीजें हैं वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। नया पैटर्न है, कैसे क्वेश्चंस हैं आप देखते जाएं। मैचिंग आई थी इस तरीके की जहां इंस्टिंक्ट पूछी गई थी, इमोशन पूछे गए थे, ठीक है। ये मैचिंग भी मैंने करवा दिया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे, ठीक है। प्रायोगिक शोध, सर्वेक्षण शोध, टी टेस्ट, अनोवा टेस्ट से भी क्वेश्चन आपका आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आंसर करना शुरू करिए अब। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। हाँ, 15 मार्च का भी किया है मैं, 15 मार्च का भी जल्दी ही आप लोगों को सॉल्व करवाती हूँ, क्योंकि इसकी मैंने डीआई करा दी थी। जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको भी कराना जरूरी है, जिससे कि यहाँ पर ये सारे पूरा क्वेश्चन पेपर अपना कंप्लीट हो सके। अर्शी, अभी थोड़ी देर में मैं जो पेपर ये जो आपका ये क्वेश्चन पेपर था 11 मार्च की जो डीआई का जो मैंने करवाया है जिस वीडियो में, उसकी लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। अभी आंसर करो क्वेश्चन नंबर 60। Threat to efficient community communication are related to the value of कार्यकुशल सामुदायिक संचार के प्रति तर्जन निम्न में से किसके मान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। जय माता दी दीपिका, आंसर करो बेटा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शक्ति। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। और ये क्वेश्चन बार बार आपका एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, क्योंकि थोड़ा सा आई थिंक जूम कम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर करिए इस क्वेश्चन का। इन mediated communication there is a greater preference to consider n as credible। मध्यस्थ संप्रेषण में किसे विश्वसनीय मानने को अधिक वरीयता दी जाती है।
सोनम वीडियो की क्वालिटी इनहेंस करके देखो, प्रॉपर दिखेगा, क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं जो यूजीसी नेट के हैं, और इनका जो मेन कह सकते हैं एक तरीके से स्क्रीनशॉट है, सीबीटी एग्जाम के स्क्रीनशॉट है, डेट इज वाई आपको इस तरीके का हो सकता है दिखाई दे रहा हो। आंसर करिए इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 17। ओरिजिनल पेपर है इसीलिए थोड़ा सा इशू हो सकती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञात प्रथम सूचना स्रोत। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्यस्थ संप्रेषण में किसे विश्वसनीय मानने को वरीयता दी जाती है, तो ज्ञात प्रथम सूचना स्रोत यानी नोन फर्स्ट इंफॉर्मेशन सोर्स को मान्यता यानी वैलिडिटी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following are common classification of communication? कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि यहां से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है आपका। हिंदी में देखिए इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण के सामान्य वर्गीकरण है? नमस्ते नंदनी बेटा, आंसर करो, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम्युनिकेशन से इस बार भी यहां से भी कई बार क्वेश्चन आया है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आया है। 2023 में हैप्टिक क्या है, ऑप्टिक्स क्या है, ये सारी चीजें पूछी गई हैं कम्युनिकेशन से जुड़ी। इसका पीडीएफ डेफिनेटली मिलेगा, थोड़ी देर बाद मिलेगा लेकिन जरूर मिलेगा। कल के भी जो अपडेटेड नहीं है वो भी मैं आज अपडेट कर दूंगी थोड़ी देर में, तो आप लोगों को सारे पीडीएफ थोड़ी देर में यानी क्लास के बाद आधे घंटे के अंदर मिल जाएंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर सी काइनेसिक्स, ऑप्शन नंबर डी स्वरिया और ऑप्शन नंबर ए हैप्टिक्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी काइनेसिक्स हो गया, वोकैलिक्स हो गया, हैप्टिक्स हो गया। किसके अंतर्गत आता है? कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ अ कम्युनिकेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, अब आप देखिए क्या क्या पूछा गया है। मास लाइन कम्युनिकेशन वॉज प्रैक्टिस बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। Mass line communication is devoid of any purpose and compound the anarchic situation। यानी अभी तक आप लोग कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे बट इसमें मास लाइन कम्युनिकेशन को भी यहां पर इन्होंने जोड़ दिया। हिंदी में देखिए इस क्वेश्चन को, महात्मा गांधी के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन कार्य यानी जो जनता के लिए कार्य किया जा रहा है, मास लाइन संप्रेषण का प्रयोग किया गया, यानी जनता के कार्य करने के लिए उन्होंने मास लाइन का प्रयोग किया। जन कार्य दिशा, मास लाइन संप्रेषण कैसा होता है? निरुद्देश्य होता है और अराजकता की स्थिति को बढ़ावा देता है। क्या लगता है क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर? ये क्वेश्चन पेपर आपको अगर कोई करा दे, कोई भी बड़ा सा बड़ा इंस्टीट्यूट इस क्वेश्चन पेपर को अभी तक उठाए भी नहीं है। जून का एग्जाम आ रहा है, फरवरी मार्च, क्योंकि इस पे मेहनत करनी पड़ती है, इन क्वेश्चन पेपर पे मेहनत करनी पड़ती है बट कोई करना नहीं चाहता। आप में से जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पेपर किसी भी और चैनल पे सॉल्व किए हो, कहीं और देखे हो, तो जरूर बताइएगा। तो इसलिए बिना कहे भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। सबसे पहली बात तो एक चीज मैंने हमेशा चीज कही है आपसे, जो भी निगेटिव स्टेटमेंट है उसको तुरंत ही आपने क्या करना है? क्रॉस। जैसे कि पहली बात, महात्मा गांधी जी ने प्रयोग किया था, बिल्कुल सही बात है, मास लाइन का प्रयोग किया स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, अच्छी चीज होगी, पॉजिटिव चीज होगी, इसीलिए उन्होंने इसका यूज किया होगा। प्रयोग किया गया था यानी ये बात सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया।
तो अगर ये बात सच है तो इसका मतलब है उन्होंने अच्छे काम के लिए किया होगा। लेकिन अगर अच्छे काम के लिए किया होगा तो जो इन्होंने लिखा है कि वो निरुद्देश्य होता है, अराजकता की स्थिति को बढ़ाता है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। देखा है कहीं पर ये क्वेश्चन पेपर किसी और के किसी भी चैनल पे AYZ? तो भाई इतना तो कर ही सकते हैं कि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 20, मतलब अपने फ्रेंड्स वगैरह जो भी हो उनको शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर करिए। थैंक यू देवाराम। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा आपके सामने 20, statement 1, statement 2. Some Western views of communication are related to language and its use. In Asia, scholars attach importance to the element of silence in communication. हिंदी में देखिए, संप्रेषण के कतिपय पश्चिमी दृष्टिकोण भाषा और उसके प्रयोग से संबंधित हैं। एशिया में विद्वान संप्रेषण में मौन के तत्व को महत्व देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20। प्रार्थना बोलो बेटा। अभी क्लास के बाद में जिसकी कोई भी क्वेरी है आप मेरे को क्लास के बाद कमेंट कर सकते हो, क्योंकि अभी क्लास के बीच में अगर मैं क्वेरी लेती हूँ तो पूरा का पूरा डिस्टरबेंस हो जाएगा और चीजें हम लोगों से मिस हो जाएंगी। तो क्लास के बाद मैं सारे जिसके भी कोई भी क्वेरी है आप हमसे पूछ सकते हो। आज टेलीग्राम भी मैंने मैसेज ओपन किया हुआ है, आप लोग वहां पर भी कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछ सकते हो। संप्रेषण के कतिपय पश्चिमी दृष्टिकोण भाषा और उसके प्रयोग से संबंधित है। अगर हम पश्चिमी दृष्टिकोण की बात करें तो हमारी जो इंग्लिश आती है, जो हम लोग इंग्लिश का ज्यादा प्रयोग करते हैं, वो कहाँ से आई है? पश्चिमी दृष्टिकोण से आई है कि नहीं आई है? तो हम नेचुरल सी बात है वहां की भाषा और उनके प्रयोग पर ज्यादा जोर देते हैं। ठीक है। एशिया में विद्वान संप्रेषण में मौन के तत्व को महत्ता देते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे विद्वान कहते थे ज्यादा नहीं बोलो, नॉर्मल रखो। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 दोनों ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, इस क्वेश्चन का आंसर कौन बता सकता है? यहाँ पे टर्म पूछा गया है कि 57, अगर हम इसी तरीके से चलते जा रहे हैं तो 51वां जो टर्म होगा वो कौन सा होगा? या तो आप सीधे देखिए 12, 13.5, 15, एक एक मिस करके आगे बढ़ा रहे हैं, 16.5, 18 हो गया। 18 के बाद अगर हम बात करें अगला टर्म क्या होगा? 17 हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा। तो या तो ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ाना है। फर्स्ट पेपर के लिए आई थिंक मेरे ख्याल से कोई बुक लेने की खास जरूरत नहीं है, बट अगर फिर भी लेना चाहते हो तो केवीएस सर की बुक ले सकते हो आप, वाईसीटी की बुक ले सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूं अरिहंत की भी सही है, पियर्सन की सही है, बुक आपको मिल जाएगी। बाकी अगर मैं आपसे बात करूं तो वाईसीटी की 2018 से 20 तक की बुक ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम पे, डाउनलोड करो पढ़ो। केवीएस सर की बुक ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम पे है, हिंदी इंग्लिश दोनों कंप्लीट बुक, तो वहां से आप पढ़ सकते हो। बाकी जितने सारे नोट्स है वो भी अवेलेबल है। तो आई थिंक कि आपको अगर लेना है तो ले सकते हो, बट टेलीग्राम को अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो काफी हेल्प मिल जाएगी पेपर 1 के लिए। 2000 से ज्यादा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। इस क्वेश्चन का क्या आंसर? वैशाली कैसे आंसर निकाला 21 का सी? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 87। आपने कैसे निकाला सी? बी दिया है किसी ने? देवाराम ने दिया बी। देवाराम कैसे आंसर निकाला इस क्वेश्चन का? किसने किसने बी आंसर किया है इस क्वेश्चन के लिए?
51वां पद बताना है कि अगर हम ऐसे ही इसको करते रहे तो जो हमारा 51वां नंबर आएगा वो कौन सा होगा, ये बताना है आपको। अरिहंत में रॉन्ग रहता है काफी, तो मेरे ख्याल से देखो भाई केवीएस सर, यूथ कंपटीशन किरण पब्लिकेशन भी अच्छी है, उसको भी देख सकते हो। बाकी सबसे बेस्ट इस समय जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो गूगल से आ रहे हैं, तो गूगल वन लाइनर जो क्वेश्चंस है उनको पढ़ना शुरू कर दो। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेकिन कैसे होगा आप फाइंड आउट करेंगे। पहले के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया क्वेश्चन है, गलत कैसे हो गया भाई। 87 आएगा। इसका जो फॉर्मूला है, जब तक आप फॉर्मूला नहीं लगाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने पहले की जो पी वाई क्यू है उसमें बताया है, जहां टी एन अगर याद हो, ए प्लस एन माइनस वन और डी, ये फॉर्मूला लगेगा। अगर ये फॉर्मूला लगा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला टी एन का क्या मतलब हुआ, एन का क्या मतलब हुआ, कितना हमें टर्म चाहिए, 51 टर्म चाहिए, 51 टर्म चाहिए। और स्टार्टिंग कहाँ से है, पहला टर्म कौन सा है, 12। 12 के बाद अगर आप देखेंगे प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन क्या चीज हुई, एन यानी 51वां पद चाहिए, माइनस वन, डी यानी कि डिफरेंस, डी यानी कि डिफरेंस, यानी पहला जो हमारा वो है पद है और जो लास्ट का है उनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ कि कहाँ पे क्या होगा। 2021 की भी चलेगी, क्योंकि एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, कोई भी ऐसी बुक नहीं है जिसमें आपको पूरा कंटेंट मिल जाए। कोई भी बुक ऐसी नहीं है जिसमें आपको कंप्लीट, इस समय तो दृष्टि वालों की भी बुक आई हुई है हिंदी में, दृष्टि वालों की भी बुक आई हुई है पेपर वन के लिए, बट उसमें भी मैंने देखा है कि कंप्लीट कंटेंट नहीं है, अपडेटेड कंटेंट नहीं है जो इस समय यूजीसी नेट में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, देवाराम तुम्हारा अच्छा सब्जेक्ट है, सही है। चलो, अब ये क्वेश्चन देखो, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, आपने क्या करना है, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आते, मैं आप लोगों को एक चीज और कहना चाहूंगी, आप वो भी गूगल पे सर्च कर सकते हो। मैंने अभी देखा यूजीसी नेट के पीवाई क्यू में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपके गूगल से सर्च किए गए थे, गूगल से सर्च किए गए थे। तो आप ये समझो कि इस समय जो एनटीए पेपर बना रहा है उसका कहने का क्या मतलब है कि भाई देखिए, आपको हम सिलेबस तो दे रहे हैं बट क्वेश्चन कहाँ से देंगे ये हम बताएंगे आपको, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अभी मैं बताती हूँ कैसे क्या करना है, टेंशन ना लो, आराम से करो। जीमेल अकाउंट में ओटीपी वेरीफाई नहीं हो रही है, हाँ, उसका रीजन ये हो सकता है कि कुछ टेक्निकल एरर है। अपना जीमेल का जो आपने मेल आईडी डाली उसको चेंज करके देख लो एक बार, या स्पैम में देखो, कई बार ऐसी होती है कि जो ओटीपी होती है या तो स्पैम में चली जाती है या ट्रैश में चली जाती है या फिर प्रमोशनल में चली जाती हैं। तो आप लोग जो इनबॉक्स के अलावा भी जितने बॉक्सेस बने हैं उस पर भी चेक कर लो। क्या लिखा है कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई x मीटर है। हमें नहीं पता कितने मीटर है, सिर्फ इन्होंने विद्यार्थियों की बात करी है, कितने मीटर है नहीं बताया। फिर इन्होंने कहा 20 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई है y सेंटीमीटर, 20 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई है z सेंटीमीटर। तो इन्होंने कहा तो बताइए संपूर्ण कक्षा के विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई कितनी है। तो यानी सबसे पहले इन्होंने क्या किया, x बताया, दूसरी बार इन्होंने कहा जो 20 विद्यार्थी थे वाई हो गए, तीसरा इन्होंने बताया कि जेड, मान लीजिए एक ग्रुप था उनके 20 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई थी जेड सेंटीमीटर। तो इन्होंने कितने ग्रुप बनाए, 3 ग्रुप बनाए। कितने ग्रुप बनाए इन्होंने, 3 ग्रुप बनाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, हमें वो तो पता चल ही नहीं पाएगा कि एक्चुअली में भाई कितना नंबर है, बट यस ये कर सकते हैं हम। हमें जब एवरेज निकालना है, एवरेज कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड
डिवाइडेड बाई जितने भी ग्रुप है, क्योंकि हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं पता तो उसे हम सेम टू सेम लिख लेंगे, और एवरेज निकालने के लिए उसे हम क्या करेंगे, उसे हम तीन से, क्योंकि तीन सेक्शन में डिवाइड किया गया है तो तीन ग्रुप से डिवाइड कर देंगे। आ गई बात समझ में? तीन ग्रुप बनाया, एक्स वाई जेड, तो उसका जो भी टोटल है हमें नहीं पता, सेम लिख देंगे, डिवाइडेड, क्योंकि हमें औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, तो एवरेज कितने से निकालेंगे, तीन ग्रुप से। तो अब ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि हमें नहीं पता है कि तीनों ग्रुप में एक्चुअली में कितने बच्चे हैं, है ना। तो कोई फिगर भी नहीं दिया है कि एक्स का अगर दिया होता तो हम वाई जेड का निकालते, बट ऐसा कुछ भी नहीं दिया, दैट इज वाई ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आंसर करिए। देखिए मैथमेटिकल में 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो अपनी मैथ्स को भी सुधारना शुरू कर लीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए। इंग्लिश में पढ़ लिया, अब हिंदी में दिखाएं। चलिए, दो व्यक्ति हैं ए और बी, किसी काम को 45 और 40 यानी 45 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने अपना कार्य एक साथ प्रारंभ कर लिया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद कार्य करना छोड़ दिया, तो बी ने शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा किया। तो ए ने कितने दिनों बाद कार्य करना छोड़ दिया था? क्या करेंगे अगर हम बात करें, यहां पर इन्होंने क्या कहा, ए और बी ने जो काम किया, अगर हम बात करें तो क्या हो गया, 1/45 प्लस 1/40, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 17/360। एलसीएम लेके, कैसे हम लेंगे, इसका एलसीएम लेके, किसका, इसका एलसीएम लेके हम निकालेंगे 17/360। ठीक है, क्या निकालेंगे, 17/360 निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वर्क डन बाय, अब इन्होंने कहा कि बी ने जो शेष कार्य किया 23 दिनों में, अब उसको निकाल लेंगे। तो उसको निकालने के लिए बी का 40 दिन है, तो हम क्या लिखेंगे, 1/40 इंटू 1/40 इंटू 23। ठीक है, ये कितना हो गया, 23/40। बी का कितना निकला, 23/40 निकला। अब क्या करना है, इसको निकाल लिया। अब इन्होंने कहा कि ए कितने दिनों बाद, ए ने कुछ दिनों बाद कार्य करना छोड़ दिया, तो ए कितने दिनों बाद कार्य करना छोड़ दिया था, उसके लिए अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग वर्क के लिए क्या करेंगे, जो भी काम बचा है उसके लिए क्या करेंगे, 1 - 23 जो निकाला है हमने, ठीक है, यानी ए छोड़ के चला गया था ना काम, 17/40। मेरा ये चल नहीं रहा है माउस, ठीक है। अब ये इतना निकला, किसको किसको शॉर्टकट में आता है भाई वो भी बता सकता है, आज मेरा माउस नहीं चल रहा है प्रॉपर। तो 17/360 हमने निकाल लिया, और हमने 17/40 ये दो चीजें निकाली, जब दोनों एक साथ काम कर रहे थे, जब छोड़ के गया बी ने अकेले 23 दिन जो काम किया, और जो जब ए छोड़ के गया तो 17/40। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या कर देंगे, अगर एक दिन के काम की बात करते हैं तो 1 × 360/17 इंटू 17/40, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आंसर आएगा, 9 डेज। सिर्फ इतना ही आपको सॉल्व करना है, 9 आएगा। वेरी गुड दीपशिका, बस इसको सॉल्व कर लेना है। पहले आपको देखना है कि दोनों का वर्क कितना निकला, एलसीएम लेके 17/360, फिर निकालना है कि अगर 23 दिनों में बी ने शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा किया तो क्या करेंगे, 1/40, क्यों, क्योंकि 40 दिन यहाँ पर बी ने काम किया है तो यहाँ 40 है, ठीक है, 40 इंटू 23 कर देंगे, 23 दिनों का काम, तो 23/40 आ गया। अब जो बचा काम है 1 - 23/40 निकलेगा 17/40, बस इसको आपने निकाल लेना है। एक दिन का काम अगर निकालेंगे 1 × 360/17 इंटू 17, है ना, 17 काट दो, 4 × 9 = 36, या डायरेक्टली सीधा आ गया 9 आंसर आपका।
ठीक है ना। इसको जब आप क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करके देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। साहू नमस्ते बेटा, आंसर करो। यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए पेपर 1 के 50, पेपर 2 के 100 सवालों में से कितने जवाब सही आना जरूरी है। याद रखिए मेरिट लिस्ट तय होती है इस समय, तो कोशिश करिए कि 70 प्लस आने चाहिए आपके दोनों पेपर को मिला के। दोनों पेपर को मिला के आपके कम से कम 70% आंसर सही होने चाहिए। यानी 300 की बात करें, 300 का अगर पेपर है तो हमारे कितना हुआ, कम से कम अगर हम बात करें 210 या 215 के करीब आपका आना चाहिए, क्योंकि मेरिट लिस्ट बनती है। इस क्वेश्चन का आंसर जो लोग आराम से चुप बैठे हैं और आई थिंक व्यूअर्स बने हैं वो लोग देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सर्च करिए टेलीग्राम पे, स्क्रीनशॉट लीजिए, टेलीग्राम पे मुझे शेयर करेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट। 23 तारीख का भी मेरे पास है, मैं संदीप जल्दी ही प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कितने लोग सॉल्व करेंगे, हाथ उठाओ जरा। क्योंकि बिना सॉल्व किए तो काम ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25। अगर नहीं आता है कोई बात नहीं यार, किसी से पूछ लो, कुछ भी करो, लेकिन सॉल्यूशन आपको आना चाहिए। किस लिए, क्योंकि एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो वहां रट्टाफिकेशन नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और जो लोग ये सोच रहे हैं मैथ को छोड़ देंगे, तो सोचिए 7 से 8 क्वेश्चन आप छोड़ दोगे, उससे क्या भला होने वाला है। सिर्फ दिमागी खेल है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। एक फल विक्रेता ने अपने 80% फलों की बिक्री की, जो फल बच गए उसमें से 20% फेंक दिए। उसने अगले दिन पिछले दिन के बचे हुए फलों में से 50% की बिक्री की, शेष फलों को फिर से फेंक दिया, तो टोटल उसने कितने प्रतिशत फलों को फेंक दिया। छोटी और शिखा कह रही है हम करेंगे, वेरी गुड, कोशिश करेंगे और आंसर बताएंगे। कैसे सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन। प्रीति, आशु, दीपशिका, वेरी गुड यार। भाई जेआरएफ चाहिए तो थोड़ी हिम्मत रखनी चाहिए। हाँ 14 मार्च का, अभी 14 मार्च का मैंने करवाया नहीं है क्या। अभी मैं वैशाली में देखती हूँ बेटा, ऐसे कैसे पॉसिबल है, मैंने सारे ओपन कर दिए हैं। अभी मैं वेबसाइट का भी दिखा देती हूँ कैसे ओपन होना है, पहले ये देख लो। इन्होंने कहा कि मान लीजिए, अब इन्होंने ये तो नहीं बताया कि कितने फल हैं। इन्होंने इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बताया कि 100 फल है कि 200 फल है कि 300 फल है। इन्होंने कहा मान लीजिए 100 फल हैं, 100 फल में से उसने 80 जो प्रतिशत फल हैं उसने क्या किया, बेच दिए। तो कितने फल बचे, 20 फल बच गए, 20% बच गए। अब उस 20% का इसने 20% फेंक दिया। 20 का 20% अगर बेच दिया तो कितना आंसर हुआ, तो कितना आंसर हुआ। अगर 20 का 20% बेच दिया यानी कि फेंक दिया, यानी कि 4 उसने फल फेंक दिए। भाई 80, 80 का 20, 20 का 20 निकालेंगे तो 4, यानी 4 फल उसने बेच दिए। अब जो उसने बेच दिए उसके बाद जो भी फल बचे, अब 4 उसने बेच दिए तो यानी कि 20 फल बचे थे, 20 में से उसने 4 बेच दिए, कितने फल बचे, 16। 16 में इन्होंने कहा कि 50% उसने बिक्री कर दी, तो कितना बचा, 50% बिक्री करने के बाद 8, 8 की बिक्री कर दी, तो बचे कितने फल, 8 फल बचे। इन्होंने कहा जो फल बच गए उसको फिर से उसने फेंक दिया, तो कितने फल फेंक दिए, 8। अब इस 8 और 4 को जब आप जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत जो फल हैं वो फेंके गए। कितना आंसर आएगा, 8 और 4 12 हो गया। भाई पहले 20% निकाला आपने, दिख नहीं रहा है प्रॉपर, 1 मिनट होल्ड करो बेटा।
अभी देखिए, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। पहले हमें ये नहीं पता है कि कितने फल हैं, 400 फल हैं, 500 फल हैं, हमें नहीं पता। हमें सिर्फ ये बोला है कि 80% मान लीजिए, क्योंकि हमारा मैथ अज्यूम करता है, तो हमने माना, मान लीजिए 100 फल थे, 100 में से 80 फल हमने बेच दिए, तो बचे कितने, 20। अब 20 का 20% हमने बेचा, तो 20 का 20% हुआ 4। ठीक है। अब 4 को माइनस कर दिया, यानी 4 हमने फेंक दिए, तो कितने बचे हमारे पास, 16 बचे। और इस 16 में से 50% फिर से हमने क्या किया, बिक्री कर दी। और जो भी फल बचे, बचे कितने, 50% बिक्री की तो 8, जो बच गए वो 8। अब इन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि फेंके हुए जो फल हैं वो कितने प्रतिशत हैं, तो 8 और 4 कितना हुआ, 12%। इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है बेटा, इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है। सिर्फ अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपको कोई किस में किस किस को लगता है कि टफ क्वेश्चन था, किसको किसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। सिंपल सा है कि 80% फल बेच दिए, तो कितना हुआ, हमें नहीं पता कितने फल है, हमने 100 माना, मान लो 100 फल है, 100 में से 80 हमने बेच दिए, कितना बचा, 20। जो 20 बचे उसमें से 20%। मोना तुम्हें भी मुश्किल लग रहा है भैया, फिर तो इसका मतलब है मैथ्स पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा तुम लोगों को। चलो कोई नहीं, बाकी जो ना समझ में आए पूछना। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, टेंशन ना लो, 26 का आंसर करो। बहुत आसान था। परसेंटेज अगर निकाल, 8 कहां से आया शिखा, 16 फल अगर बचे, 16 में 50 अगर हमने बेच दिए, 50% यानी आधे बेच दिए, तो 16 का आधा कितना हुआ, 8। 50% बेच दिए, 8 बचा। यानी उसके बाद अगर हम बात करें, 8 फल उसने बेच दिए, तो बचे कितने, 8 फल बचे, यानी 50% तो बचा ना, वो फेंक दिए उसने। यहां बताना है आपको फैलेसी का ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा अनाकारिक तर्क दोष है। हमारे देश में वर्षों से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता गिरती जा रही है, इसलिए हम निस्संदेह रूप से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विश्वविद्यालय के शिक्षक इन दिनों अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, डीआई तो मैं ऑलरेडी बेटा समझा चुकी हूँ, डीआई के वीडियो आपको दोबारा देखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, जुल्फिकार वेरी गुड, मिथ्या कारण। इन्होंने लिखा कि वर्षों से गुणवत्ता गिर रही है, लेकिन सिर्फ इन दिनों में अगर विद्यालय में शिक्षक कार्य नहीं कर रहे हैं, इसका और इसका जो तर्क दिया गया है वो गलत है, यानी ये फॉल्स कॉल है। यानी अगर वर्षों से कोई चीज खराब हो रही है और अगर आज कोई चीज हुई है, उससे उसका क्या संबंध। इंग्लिश वाला भी देखिए, फॉल्स कॉज, द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन अवर कंट्री हैज बीन डिक्लाइन फ्रॉम ईयर्स, यानी कई सालों से खराब हो रही है। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी टीचर्स आर नॉट डूइंग देयर जॉब दीज डेज, अभी इन दिनों में वो काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वर्षों की जो हमारी एजुकेशन है वो पिछड़ रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स कॉज हो जाएगा। ठीक है, 35 एज है, 1 जून 2023 तक। 1 जून 2023 में आपकी जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी एज 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, जल्दी से स्पीड बढ़ाओ क्योंकि अभी आधा घंटा हो चुका है और हमें पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना है। मतलब जो कारण बताया था उसमें वो कारण गलत बताया था, है ना। क्यों पिछड़ रही है उसके कई बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये कारण नहीं हो सकता है कि अभी की वजह से वर्षों से कोई काम खराब हो रहा हो। यदि इस प्रतिज्ञप्ति कोई भी स्तनधारी जलीय पशु नहीं है,
को सत्य के रूप में जो है दिया गया, तो इससे निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिकृति का प्रत्यक्ष रूप से अनुमान किया जा सकता है? क्या है ये? क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। जुल्फिकार फिर से ठीक है, कुछ स्तनधारी या जलीय पशु नहीं है। यदि इस प्रतिकृति को कि कोई भी स्तनधारी या जलीय पशु नहीं है को सत्य के रूप में मान लिया जाए, तो इससे निम्नलिखित प्रतिकृति का प्रत्यक्ष रूप से अनुमान किया जा सकता है। नो मैमल्स आर एक्वेटिक एनिमल इज गिवन एज ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन कैन बी डायरेक्टली इन्फर फ्रॉम इट? तो सम मैमल्स आर नॉट एक्वेटिक एनिमल्स। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 28, which of the following statement are logically equivalent? बीएड की वजह से कोई प्रिपरेशन नहीं थी, कोई बात नहीं। अगर प्रिपरेशन नहीं थी, देखिए पेपर 2 तो वही है जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में है, तो पेपर 2 की तैयारी आप उसी तरीके से कर सकती हैं जैसे आपने पीजी में तैयारी की। पेपर 1 के लिए जितनी भी हमारी क्लासेस चल रही हैं, जितनी भी क्लासेस अभी हुई हैं, 1 महीने में सब देख लीजिए, उसी में कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, इन्होंने कहा है कि कौन सा तार्किक रूप से समतुल्य है? जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सा तार्किक रूप से समतुल्य है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, यानी कुछ कुत्ते आक्रामक पशु नहीं है, कुछ गैर आक्रामक पशु गैर कुत्ते नहीं है, ये दोनों ही। इसे आप वेन डायग्राम बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, इसे आप क्लासिकल ऑफ स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिए, वेन डायग्राम से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 29, देख रहे हैं क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से कितने क्वेश्चन है। 29, which of the following statements are contrary to each other? इसमें से आपको बताना है कि कॉन्ट्रेरी किसका जो रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में होता है। अगर आपको क्वांटिफायर पता है कि यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल निगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर निगेटिव, तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, 3 क्वेश्चन क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से, जबकि पहले कितने आते थे, 1 या 2। एक दूसरे के विपरीत जब हम स्क्वायर बनाते हैं, आपको मैंने कई बार बताया है ए ई आई ओ का जो संबंध है, आपको बताया है ए और ओ के बीच में, ई और आई के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी संबंध है, विपरीत संबंध है ए और ई के बीच में। यानी अगर ए सही होगा तो डेफिनेटली ई गलत होगा, अगर ई सही होगा तो ए गलत होगा, दोनों कभी भी एक साथ सही नहीं हो सकते। सब कॉन्ट्रेरी आपको ये भी बताया है, सब कॉन्ट्रेरी क्या होता है कि हो सकता है आई भी सही हो सकता है ओ भी सही, ये दोनों एक टाइम पर दोनों गलत नहीं हो सकते। इनका संबंध कैसा होता है, उपविपरीत या सब कॉन्ट्रेरी। लेकिन ए और ई ये जो संबंध है किसके किसके बीच है, यूनिवर्सल पॉजिटिव यूनिवर्सल निगेटिव के बीच में। कॉन्ट्रेरी संबंध सिर्फ इन दोनों के बीच होता है। तो इस हिसाब से सभी वस्तुएं, सभी क्वांटिफायर है यूनिवर्सल पॉजिटिव का, कोई है आपका किसका, आपके निगेटिव का, तो ऑप्शन नंबर
टू, ए और डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, अभी पहले ये समझते चलो, ये बहुत ध्यान से समझना। पूरा ये कॉन्ट्रेरी सब कॉन्ट्रेरी अभी बता दिया, हालांकि बाद में भी बताऊंगी, क्लास लूंगी तो। क्वेश्चन नंबर 30, मैंने जब फोन पर अपने मित्र से उसके आवास पर जाने के मार्ग के बारे में पूछा तो भारतीय तर्कशास्त्र के न्याय संप्रदाय के अनुसार मेरे मित्र ने जो कहा उसे सुनने और समझने के लिए मेरे द्वारा निम्नलिखित में से ज्ञान के किस साधन का उपयोग ही किया गया? परसेप्शन, इन्फ्रेंस, पोस्टुलेशन या वर्बल टेस्टिमोनी? अच्छा, यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर इसने कहा है फोन पे, लेकिन इस फोन का जिक्र यहाँ पे आया है, हाँ मैंने जब फोन पर, तो अब आपको आंसर करना है। आई ई का मतलब हुआ बेटा, जब हम क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बनाते हैं, हमारा ए का मतलब है यूनिवर्सल पॉजिटिव, ई का मतलब यूनिवर्सल निगेटिव, यानी जो सर्वमान्य निधेय है, मतलब गलत साबित होता है। फिर आपका पर्टिकुलर पॉजिटिव जहां पर सम लगा हो, ठीक है, जहां पे पर्टिकुलर निगेटिव हो गया वो ओ हो गया, जहां पे सम के साथ नॉट लगा हो या फ्यू नॉट लगा हो, है ना, तो ये चीजें किस में आती हैं? पर्टिकुलर निगेटिव में आते हैं, जिसको हम ओ कहते हैं। ए ई आई, आई का मतलब हो गया पी, जहां पे सम लग गया, जहां पे फ्यू लग गया, है ना, ये इसके क्वांटिफायर है। ए का क्वांटिफायर हो गया ऑल, और अगर हम बात करें यूनिवर्सल निगेटिव का, तो ई का जो क्वांटिफायर है वो है नो। ठीक है, चलिए आंसर करिए इस क्वेश्चन का। जब मैंने फोन पर अपने मित्र से उसके आवास जाने वाले मार्ग के बारे में पूछा तो भारतीय तर्कशास्त्र के न्याय के अनुसार मेरे मित्र ने जो कहा उसे सुनने और समझने के लिए मेरे द्वारा निम्नलिखित में से किस साधन का उपयोग किया गया? सही आंसर है प्रत्यक्ष, यानी कि परसेप्शन। क्या किया गया? ऑप्शन नंबर 1 परसेप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हालांकि वर्बल टेस्टिमोनी भी होना चाहिए, क्यों? क्योंकि भाई बताया तो उसने अपने शब्दों के द्वारा ही होगा। तो मेरे ख्याल से ये दोनों ही ऑप्शन बेस्ट है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। वर्बल टेस्टिमोनी भी सही लग रहा है, क्योंकि शब्दों के द्वारा उसने फोन पर बताया है, इसमें डायरेक्ट परसेप्शन क्या आ जाता है, तो मेरे ख्याल से शब्द भी होना चाहिए। बट चलो, एनटीए ने जो कहा है उसको तो सर्व मान्य है। क्वेश्चन नंबर 31, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन ए टू सी आर बिल्ड ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म? 31 क्वेश्चन नंबर कौन सी यूनिट का है? आईसीटी का। ए से सी तक के लिए निम्नलिखित अनुप्रयोगों यानी एप्लीकेशनों के लिए कौन सा मुक्त स्रोत डिजिटल प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर है? क्वेश्चन नंबर 31, कौन शीर्ष पर चल रहा है? पीएचपी, विनरार या डिजी लॉकर? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पीएचपी और डिजी लॉकर, ये दोनों ही चीजें। विनरार क्या चीज है? ये जिप फॉर्मेट में आता है। विनरार क्या है? जिप फॉर्मेट के लिए है, ना कि आपके डिजिटल एप्लीकेशंस के लिए, है ना, फाइल वगैरह सेव करने के लिए जिप फॉर्मेट में आता है, ना कि आपके एप्लीकेशन के डायरेक्टली फॉर्मेट में आता है जो ब्राउज कर सको। मुक्त स्रोत डिजिटल प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर नहीं आता है, तो सही आंसर है पीएचपी और डिजी लॉकर। ऐसे ही ओपन सोर्स जो भी प्लेटफॉर्म हो उनको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, मैं एक बार आपको फिर बता दूं, 11 मार्च का क्वेश्चन पेपर
इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि इसी से ही मिलते जुलते क्वेश्चन इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, ये लेटेस्ट पेपर है और कहीं भी अवेलेबल नहीं है। वेब 3.0 अंतःक्रियात्मक वेब है और इसका सर्वोत्तम गुण विषय वस्तु निर्माण का लोकतांत्रिकरण है। एप्पल का सीरी वेब 3.0 एप्लीकेशन का उदाहरण है जो लोगों के लिए सूचनाओं की वृहत मात्रा को ज्ञान और उपयोगी क्रियाओं के रूप में सारबद्ध कर सकता है। क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? है क्वेश्चन नंबर 32। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, यानी जो पहला है वो गलत है। वेब 3.0 अंतःक्रियात्मक वेब है जिसका सर्वोत्तम गुण विषय वस्तु निर्माण का लोकतांत्रिकरण नहीं बल्कि सोशल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना है। एप्पल का सीरी वेब 3.0 का उदाहरण है जहां पे आप बड़ी मात्रा में सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। तो 3 में क्या है, जहां पे सबसे ज्यादा सोशल प्लेटफॉर्म आ जाते हैं, जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। पहले क्या होता था, पहले इतने कनेक्शन नहीं होते थे, पहले आप ज्यादा लोगों तक कनेक्ट नहीं कर पाते थे, ज्यादा सूचनाएं नहीं मिल पाती थी। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 33। देखते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो हम बात करते हैं, कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हिंदी में देखिए। विवाल्डी एक वेब सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट विंग एक वेब ब्राउजर है। कौन कौन जानता है इस विवाल्डी के बारे में? शख्स तो आती है और आते ही शुरू हो जाती है, बिल्कुल सही है भाई। गुड इवनिंग बेटा। शख्स ने आते ही बिल्कुल सही जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि विवाल्डी क्या है, एक वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट बिंग क्या है, एक सर्च इंजन है। जो ये स्टेटमेंट है इनको इंटरचेंज किया गया है, डेट इज वाई ये दोनों ही गलत हैं। हर हर महादेव आनंद। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन इस समय आए हुए एग्जाम में, ऐसे ही आप लोग भी जो क्विज तैयार करेंगे, जो भी आप लोग पढ़ेंगे, इसी तरीके से काम करना है। नए क्वेश्चंस पे, नई चीजों पे। क्वेश्चन नंबर 34। Mesopotamian WannaCry mentioned in the news over the last few years are related to, यानी कुछ वर्षों में खबरों में रहने वाले शब्द मेसपेटिया वनाक्राई किससे संबंधित है? वैसे तो तुम लोग बहुत बढ़िया क्विज करवाते हो, लेकिन अब ये देखो कि और क्या क्या चीजें हम नया कर सकते हैं। गूगल पे जो नए क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, उन सबको भी सर्च करना शुरू करो। जैसे अभी यहाँ पे देखिए, मोबाइल ऐप से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, क्रिप्टो करेंसी, साइबर अटैक, वर्चुअल रियलिटी, इन सब से बेटा क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में इस समय। मतलब 21, 22, 23 में कंप्लीटली पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया इन्होंने। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, साइबर हमला। ऑप्शन नंबर सी, साइबर हमला इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक, उनके नाम है साइबर हमलों के। क्वेश्चन नंबर 35।
नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ स्वयं, कितने नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं? आप सभी को पता है 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं, किसके? स्वयं के। Has been appointed in order to ensure that best quality content are developed and disseminated in the context which two of the following are corrected match। इनमें से कौन से सही मैच है? और ये चीजें मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि कौन क्या काम कर रहा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 35 क्वेश्चन नंबर आपके सामने, आंसर करिए। मतलब कौन से कोऑर्डिनेटर का क्या काम है, आपको ये बताना है। देखो बेटा, हिंदी दिखाने के बाद ही मैं आपको आंसर करूंगी, तब तक आंसर नहीं करूंगी। बहुत ध्यान से आंसर करना है। मिताली बिल्कुल सही है बेटा। मोना आंसर करो। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी बी और डी। सीईसी अधिस्नातक शिक्षा, यूजीसी गैर तकनीकी स्नाकोत्तर शिक्षा, ये आपके ऑप्शन नंबर बी और डी सही है। चलो 36 पे पता लगेगा कितने सही है। क्वेश्चन नंबर 36। वाटर पोल्यूटेंट और उनकी लिस्ट, यानी एग्जाम्पल के तौर पे जो उनकी लिस्ट है वो आपको बताई गई है। इनऑर्गेनिक केमिकल कौन सा है, ऑर्गेनिक केमिकल कौन सा है, रेडियो एक्टिव मटीरियल और पैथोजेंस। क्वेश्चन नंबर 36। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, यानी अकार्बनिक रसायन है आपका लवण, कार्बनिक रसायन है प्रक्षालक, रेडियो धर्मी जो सामग्री है आयोडीन, और रोग मूलक है परजीवी, यानी ऑप्शन नंबर 3। डी आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। पढ़ते जाओ, सॉल्व करते जाओ। किस गैस की अधिकतम वैश्विक तापमान क्षमता है? GWP का फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो GWP मीन्स ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज मैक्सिमम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल? क्वेश्चन नंबर 37। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। किस गैस की अधिकतम वैश्विक तापमान क्षमता है? सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। आइडेंटिफाई द हेल्थ इफेक्ट रिलेटेड टू नॉइस पॉल्यूशन। स्पीड बढ़ाने का तरीका सिर्फ ये है कि डेली बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करें। जितनी जल्दी रीड कर पाओगे उतनी जल्दी उसका सॉल्यूशन भी निकाल पाएंगे आप। आइडेंटिफाई द हेल्थ इफेक्ट रिलेटेड टू नॉइस पॉल्यूशन। पॉल्यूशन से जुड़े हुए जितने भी फैक्टर्स हैं सबको आपको पढ़ना होगा, क्योंकि पॉल्यूशन से क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 38। ध्वनि प्रदूषण से क्या क्या हो सकता है? बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 4, यानी वाणी व्यवधान हो सकता है, श्रवण ह्रास हो सकता है, उच्च रक्तचाप हो सकता है, अनिद्रा हो सकती है। कैसे? यानी आपको कोई हो सकता है सुनने में प्रॉब्लम होने लगे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, या आपको नींद ना आए, है ना। क्वेश्चन नंबर 39, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो भाई। 39 क्वेश्चन नंबर।
जहां पे आपके सोलर एनर्जी सिस्टम दिए गए हैं और उनके फंक्शन दिए गए हैं। सोलर ओवन का यूज क्यों करेंगे, सोलर पॉन्ड का, सोलर स्टिल्स का और सोलर किन्स का। बस थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं, ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, सारे को टॉपिक कराने हैं मुझे, इसीलिए तो जल्दी जल्दी करवा रही हूँ कि तुम लोगों का कंप्लीट हो जाए पूरा कंटेंट। उसके बाद तो फिर सीधे दिसंबर वाला एग्जाम होएगा ना, तो उससे पहले पहले तो करा ही लें। सौर ऊर्जा प्रणाली और उसके प्रकार्य। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, सौर चूल्हा किसके लिए है, खाना बनाने के लिए। भाई चूल्हे का प्रयोग क्यों करते हैं, खाना बनाने के लिए करते हैं। सौर कुंड गर्म जल को उत्पन्न करने के लिए। सौर स्टील का उपयोग करते हैं जल को लवण रहित करने के लिए। सोलर भट्टा आपका सुखाने के लिए। यहाँ से सौर ऊर्जा प्रणाली से क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जिन जिन चीजों पे काम कर रही है, सोलर एनर्जी पे काम कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही है, तो वहां से डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से तो हर बार आता है भाई। फेवरेट क्वेश्चन एनटीए का, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसीलिए जनरल अवेयरनेस पे ये लोग कहते हैं काम करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जितनी भी स्कीमें हैं उनको पढ़ लीजिए, वहां से क्वेश्चन आएंगे। Which of the following are core mission of National Action Plan on Climate Change? कितने हैं एक्शन प्लान इनके, इसमें 8 हैं। जलवायु परिवर्तन पे है ना, 8 नेशनल प्लान है। और कौन कौन से हैं यही बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 40, इस क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 3, यानी राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, जल मिशन। ऑप्शन नंबर डी, सतत कृषि संबंधी राष्ट्रीय मिशन। चक्ष यहाँ से आते हैं कि नहीं आते क्वेश्चन, पी वाई क्यू रिपीट होते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर, जल्दी जल्दी आंसर करो। द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट एवर सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाज अनाउंस्ड बाय। क्वेश्चन नंबर 41, किसने कौशल विकास उद्यमशीलता के लिए सर्वप्रथम एक पृथक मंत्रालय बनाने की घोषणा की। पार्वती, मोहन, डेली लाइफ हैक्स। क्या लग रहा है क्वेश्चंस को देख के कितनी और जरूरत है तैयारी की, मीना। 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, नरेंद्र मोदी। इस क्वेश्चन का स्किल डेवलपमेंट पर क्वेश्चन किया गया, आशु आता है ना, दीपशिका। तो इसीलिए गवर्नमेंट पॉलिसी पे भी ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 42, और ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी सेम टू सेम पहले के 2022 के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। सेम फुल फॉर्म पूछा गया था समवाय का। उमेश, आपका पेपर था 11 मार्च को, और 11 मार्च का ही क्वेश्चन पेपर बेटा दिखा रहे समवाय। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ। यहाँ पे आपसे कहा गया है, आपने अगर सिलेबस ध्यान से देखा हो, उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप करंट अफेयर पढ़िए। उन्होंने कहा आपको जनरल अवेयरनेस होना चाहिए, यानी आपको आपके देश में जो भी योजनाएं यानी स्कीम्स आ रही हैं, जो भी नए प्लान्स बन रहे हैं, जो आपका बजट है,
जो आपकी चीजें हो रही हैं, मतलब जितनी एक्टिविटीज गवर्नमेंट कर रही है, जो प्रोग्राम ला रही है, नेशनल मिशन ला रही है, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, चाहे फिर वो डिजी लॉकर के बारे में हो, चाहे वो यूपीआई पेमेंट के बारे में हो, तो इन पर भी जोर देना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 43, इसलिए जनरल अवेयरनेस को बढ़ाइए जितना ज्यादा हो सके, डेली बेसिस पे अपने अपने न्यूज़पेपर आते हो तो उनको पढ़ना शुरू करिए, न्यूज चैनल को देखना शुरू करिए। The aim of NEP 2020 is to increase the gross enrollment ratio in higher education, including vocational education, from 26.3% to व्यावसायिक शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात 26.3% था 18 में, अब बढ़ाकर कितना करने की बात हो रही है? 43 का बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 1। 2035 तक 50% तक बढ़ाने की बात हो रही है, याद रखिएगा, कोई भूल मत जाना भाई। क्वेश्चन नंबर 44, डिसिप्लिन सब्जेक्ट और उनके एंशियंट नेम, यानी एंशियंट एजुकेशन से यह क्वेश्चन नंबर 44। तर्कशास्त्र, निर्वचन, व्युत्पत्ति विज्ञान, कर्मकांड, क्वेश्चन नंबर 44। 44 का जक्ष, तुमने सारे क्वेश्चन पेपर देख रखे हैं क्या बेटा? बिल्कुल सही बताए जा रहे हो। तर्कशास्त्र अनुवंशिकी, निर्वचन हो गया मीमांसा, व्युत्पत्ति विज्ञान हो गया निरुक्त, और कर्मकांड हो गया कल्प। बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, और इसके बाद होगा आपका आरसी का क्वेश्चन। तो आरसी आज मैंने टेलीग्राम ओपन किया हुआ है मैसेज के लिए, तो आज जितनी भी ये आरसी के क्वेश्चन, मैं आधे घंटे के अंदर ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगी आपको। आरसी के पांचों क्वेश्चन के ऑप्शंस आपने मेरे को देने हैं, देन फिर मैं आपको उसके करेक्ट आंसर बताऊंगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 45, क्योंकि इसके बाद 5 आरसी के क्वेश्चन होंगे। और उसके साथ ही रात को 9 बजे होगी क्लास, कोई भूल मत जाना। रात की 9 बजे क्लास होगी। दोपहर में आपके पीवाईक्यू की क्लास 2:30 बजे कल होगी, और अभी रात को 9 बजे की क्लास होगी, ठीक है? सही आंसर है, ये दोनों ही सही है। 1857 में समावेशन के अधिनियम के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय भौगोलिक क्षेत्र के लिए संबंधनकारी थे। 1857 के समावेशन के अधिनियम द्वारा स्थापित विद्यालयों के लिए संबद्धता के क्षेत्रों की कोई भौगोलिक सीमाएं इंगित नहीं की गई थी। तो ये दोनों की दोनों ही स्टेटमेंट सही है ना? आरसी भी जरूरी है, तो उसका प्रैक्टिस जब तक आप लोग पढ़ोगे नहीं तब तक आपको नहीं होगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि इतना बड़ा है ये कंटेंट की क्या ही बताएं यार। बड़ा है, इसको कैसे निकालोगे? निकाल लोगे क्या? वन ऑफ द कॉज फॉर स्टेटस क्यो बायस इज, तो आई थिंक इसको जितना पढ़ोगे उतने जल्दी समझ में आएगा। इस वाले क्वेश्चन के सारे आंसर आप ही के में। यथा स्थिति पूर्वाग्रह का एक कारण इनमें से कौन सा है? मनोवैज्ञानिक अशक्तता, बाजार का दबाव, व्यक्तियों का अहम, या ध्यान का अभाव। पूर्वाग्रह का कारण इनमें से कौन सा है? पूरा पूरा स्टेटमेंट कभी कभी, अच्छा एनालिसिस किया हुआ है, बहुत बढ़िया चक्ष। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन जो है हिंदी में देखो जरा, इन्होंने क्या कहा है? वन ऑफ द कॉज फॉर स्टेटस क्यू बायस इज, कहां पे लग रहा है इस क्वेश्चन का सही आंसर? कोई बता सकता है कौन सी लाइन में है इस क्वेश्चन का आंसर? फिर से देख लो एक बार।
अभी हिंदी में भी दिखा रही हूँ, अभी खुद देखना। कौन सी लाइन में है इस क्वेश्चन का सही आंसर? सावधानी का भाव, और क्या कह सकते हैं हम? यथास्थिति पूर्वाग्रह का एक कारण है सावधानी का अभाव। क्या आंसर हो जाएगा? अटेंशन डेफिसिट हो जाएगा। ध्यान का अभाव इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, लैक ऑफ अटेंशन। फर्स्ट लाइन में ही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब समझ में आया किसको किसको आरसी लग रही है टफ? दूसरा देखना जरा, द कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टीवी रिमोट कंट्रोल इज, यानी कि टीवी रिमोट की स्विचिंग की जो लागत है, रिमोट कंट्रोल पर स्विचिंग की लागत अधिक है, समय के साथ परखी है, मात्र अंगूठा दबाना है या संतुलित है? टीवी रिमोट कंट्रोल की स्विचिंग लागत, स्विचिंग टीवी रिमोट, स्विचिंग टीवी रिमोट, यहां से बताएं, तुरंत देख करके 1 मिनट में आ जाएगा। स्विचिंग कहां लिखा है? ये लिखा है। और कहां लिखा है भाई? उसी से ही मिलता जुलता आपका कंटेंट हो जाएगा। Since remote control have been pervasive in this country for decades, the actual switching cost in the context are literally one thumb press. मेरा कहने का क्या मतलब है कि आपको ये नहीं सोचना है कि हमें कहीं और से आंसर निकालना है, आपको आंसर उसी पैराग्राफ से निकालना है। चूंकि रिमोट कंट्रोल इस देश में दशकों से व्याप्त रहे, इस संदर्भ में वास्तव में स्विचिंग के लिए बस एक अंगूठा दबाने मात्र की जरूरत होती है। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? गुड इवनिंग सुमेर, संगीता, क्या आंसर हो जाएगा? मेयर थंब प्रेस, केवल अंगूठा दबाया तो चैनल यहां से वहां स्विच हो गए, स्विचिंग लागत ये है, बस इतनी। क्वेश्चन नंबर 48, इसी में से ही पढ़ के आंसर करना है। द कैरी ओवर इफेक्ट इन रिलेशन टू टेलीविजन मीन्स, क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया तो आंसर देखिए, आपके स्टेज जहां पर भी क्वेश्चन का आंसर होगा वहां इससे मिलती जुलती कोई ना कोई चीज होगी। इस चीज का अगर आपको ध्यान आ गया, टेलीविजन के संदर्भ में अवशिष्ट प्रभाव का क्या अर्थ है? इसे देखना बंद करना, इसे देखना जारी रखना, अन्य माध्यम पर चले जाना या नेटवर्क कार्यकारियों से शिकायत करना। अवशिष्ट प्रभाव कहाँ लिखा है? अवशिष्ट प्रभाव जल्दी देख के बताओ, इसमें कहां पे है, किस लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर है? यही चीजें पढ़नी है आपको। अगर ये चीजें आपको आ गई, टेलीविजन कार्यक्रम देखने का अवशिष्ट प्रभाव एक अच्छा उदाहरण है। नेटवर्क कार्यकारी कार्यक्रमों की समय सारणी पर काफी समय लगाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो दर्शक किसी एक नेटवर्क चैनल से अपनी शाम की शुरुआत करता है वो वहीं बस जमा रहता है। कैरी ओवर इफेक्ट इन टेलीविजन इज व्यूइंग, देखना। गुड इलिस्ट्रेशन इज द कैरी ओवर इफेक्ट इन टेलीविजन इज व्यूइंग, जितना हो सके उतना आपको टीवी देखना। कंटिन्यू वॉचिंग इट, कंटिन्यू वॉचिंग इट, क्या मुश्किल लग रहा है आपको? क्या लग रहा है कि आरसी टफ है क्या? ऐसे ही निकालना है बस। आरसी को मैं सॉल्व इसलिए नहीं करा पाती, अभी तो देखो ये स्क्रीन पे समा गई तो मैं इसको आसान है आप लोग को समझाना, बट कभी कभी ये इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि स्क्रीन पे नहीं आ पाती, जिसकी वजह से मैं नहीं समझा पाती हूँ, है ना। अभी क्या है कि एक पैराग्राफ है जो स्क्रीन पे आ गया, डेट इज वाई इजी है थोड़ा। डिफॉल्ट ऑप्शन बिकम पावरफुल व्हेन, डिफॉल्ट ऑप्शन बिकम पावरफुल व्हेन, हिंदी में देखिए,
डिफॉल्ट विकल्प किस स्थिति में सशक्त बन जाता है? जब लोग प्रस्ताव को खारिज करते हैं, जब लोग नहीं जानते कि वो क्या चुने, जब लोग डिफॉल्ट विकल्प बदलना चाहते हैं, या डिफॉल्ट निर्धारक उनका अनुमोदन करते हैं। अब आपको डिफॉल्ट विकल्प पे जाना है। डिफॉल्ट कहाँ लिखा है? ये एक मत को डिफॉल्ट के रूप में पदनामित किया गया है तो बाजार का एक बड़ा हिस्सा इसकी ओर आकर्षित होगा। डिफॉल्ट विकल्प एक सशक्त ठहके के रूप में कार्य करता है। कई संदर्भों में डिफॉल्ट को अतिरिक्त शक्ति मिल जाती है, क्योंकि सही या गलत बहुत सारे उपभोक्ता ये महसूस करते हैं कि डिफॉल्ट विकल्प को डिफॉल्ट निर्धारण करने वाले, चाहे वह नियोक्ता हो, सरकार अथवा टीवी कार्यक्रम तय करने वाले, अनुमोदन निहित है। कहाँ पे दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन? देख सकते हो आप लोग, इंग्लिश में देखना चाहो, हिंदी में देखना चाहो। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? सबसे नीचे की तरफ ही यहाँ पे है ना? इसमें से ऑप्शन बताइए अब कौन सा ऑप्शन होगा? डिफॉल्ट सेटर्स इंडोर्स देम, यानी निर्धारक उनका अनुमोदन करते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। अरे भैया, आरसी कंप्लीट हो गई, अब क्या मतलब बच्चे की जान लोगे क्या यार? पांचों आरसी के क्वेश्चन करा दिए और तुम लोगों ने सॉल्व भी करा दिए। एक बचा है, वो भी कौन सा है? गद्यांश वाला। पैसेज इज अ डिकंस्ट्रक्शन ऑफ। इस पैसेज में किसके बारे में बात की गई है? बस एक आंसर लास्ट का बचा है। ये गद्यांश किसकी विसंरचना पर आधारित है? बस एक लास्ट क्वेश्चन रह गया। थैंक यू दीपशिका। तो यहाँ पर अब आप मुझे बताएं कि पूरा पेपर आपने कर लिया, आरसी को भी सॉल्व किया। आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में किसको प्रॉब्लम आई? किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अब आपको क्या करना है, एक बारी पैसेज को पढ़ लेना है। पैसेज को पढ़ेंगे आपको आराम से आ जाएगा। हेलेन, बी ऑप्शन होगा बेटा। आ रही है बात समझ में? तो अब आपका काम क्या है, ऐसे ही क्वेश्चंस को रेडी करना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको दूंगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से अपनी बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 1। यथास्थिति पूर्वाग्रह डिफॉल्ट विकल्पों का विषय किसकी विसंरचना है? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ठीक है। अब जाने से पहले जिसको भैया ये पीडीएफ चाहिए, पहले तो वीडियो को एक लाइक कर दे। अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दे। सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपना फीडबैक देना है कि क्लास कैसी लगी। आपके स्टार ये डिसाइड करेंगे कि मेरी क्लास को आप लोग कितना स्टार दे रहे हैं, यानी कितनी इफेक्टिव है हमारी क्लास। इसका पीडीएफ अभी थोड़ी देर में, आधे घंटे के अंदर मैं वेबसाइट पर अपलोड करूंगी, तो आप सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, जहां पर इसका लिंक मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। पीडीएफ वेबसाइट पर मिलेगा। वेबसाइट पे कहाँ मिलेगा, चलिए वो भी मैं दिखा देती हूँ। गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे डालेंगे इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी .in। पहले ही नंबर पे हमारा आपको इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी दिख जाएगा। इस पे आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देख रहे हैं ब्लू रंग का लोगो बना हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे, ये देखिए पहले ही नंबर पे जहाँ 1 मार्च 2023 लिखा है यूजीसी नेट क्वेश्चन पेपर, इसमें रीड मोर करेंगे। रीड मोर करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले भी हुए हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर 4 मार्च का क्वेश्चन पेपर, 12 मार्च का क्वेश्चन पेपर डाला है। आप इसको डाउनलोड करिए, और इसके बाद अब यहाँ पर जो मैं डालूंगी ये 11 मार्च का क्वेश्चन पेपर। तो आप सबने इसको डाउनलोड करना है, पीडीएफ को पढ़ना है। आई होप कि क्लास अच्छी लगी होगी आप सभी को। रात को मिलेंगे, ठीक है। और बाकी कोई क्वेरी होती है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।